नमस्कार अनूप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने दर्शकों को बता दूं कि डिफेंस एक्सपर्ट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनूप वर्मा जी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आज हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं कि ये ईरान वॉर को लेकर जो सीज फायर हुआ है इसका मतलब क्या है। अनूप जी, ये सीज फायर जो हुआ है 8-10 दिन का, इसमें क्या माना जाए? अमेरिका जीता हारा, ईरान जीता हारा, या ड्रॉ हो गया मैच? अमेरिका बुरी तरह से हारा है अंजू। ये एक वन साइडेड गेम होगी। ये वॉर जो होती है आजकल नैरेटिव की वॉर होती है। और ये गेम कभी भी ऐसी नहीं थी। आप देखिए, अभी जो लास्ट स्टेटमेंट आई है बड़ी हास्यास्पद है। अमेरिका ने बोला कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुल जाएगा, तो उसके लिए हम 2 हफ्ते का सीज फायर करते हैं। तो बाबा, जब लड़ाई आपने शुरू करी वो तो पहले ही खुला हुआ था, तो लड़ाई किस लिए करी थी? तो डैमेज हुई होगी ईरान को, लेकिन ये वॉर कभी वो डैमेज दिखाने के लिए थी ही नहीं। जो नैरेटिव की वॉर है, ये एक रेजिम चेंज करना चाहते थे, ये कंट्रोल करना चाहते थे ईरान को। तो मेरे को लगता है ईरान ने इतने खतरनाक तरीके से इनको फंसाया है, अमेरिका को। यहाँ मैं बहुत क्लैरिटी से बोल रहा हूँ, इसराइल को नहीं, क्योंकि इसराइल का काम सॉर्ट आउट हो गया इसमें। लेकिन अमेरिका जैसा कंट्री उसको फाइट करने जाए और आपके 1.5-2 महीने लग जाए और रेजिम का आर भी चेंज ना हो, ठीक है, तो आप ये अमेरिका वॉर हार गया है। अगर ये यहाँ खत्म होती है तो ईरान हैज वन। और 10 दिन के बाद आपको लग रहा है कि जो समझौता किया गया, पहले आप उस समझौते में देखिए किस किस तरह की शर्तें रखी गई हैं। अमेरिका और इसराइल से सभी सैन्य हमले खत्म करने की मांग की, ये ईरान की तरफ से कहा गया। लेकिन अभी भी जब ये सीजफायर हो गया है, आप देखो ईरान ने तो बहरीन में फिर मिसाइल दाग दी है। तो फिर सीजफायर का मतलब क्या हुआ? ये एक्चुअली आप इसको अगर ये सारी शर्तों को पढ़ोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को टाइम चाहिए था, ईरान को नहीं चाहिए था। ये उल्टा लग रहा है अभी। और पूरी सोशल मीडिया, अगर आप आपकी खुद की भी समझ ये बता रही होगी कि अमेरिका जैसी कंट्री को समझौता करने की जरूरत क्या है। अगर और उसका उसका एम क्या था, किस एम से इसमें घुसे थे वो लड़ाई करने के लिए। और इसी तरह के प्रीवियस रेजिम्स जो अमेरिका की रही हैं, जब ऐसे अपने एम्स उन्होंने दिए हैं, ये बिल्कुल, ये उससे भी ज्यादा इंसल्टिंग मुझे लग रहा है। तो ये उन्होंने, मेरे को लगता है, टाइम बाय किया है। और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उनकी जो ईगो है वो अमेरिका के साइज से बड़ी है। तो उनको ऑनरेबल एग्जिट चाहिए। जब ऐसा कोई नेता होता है ना अंजू जी, जिसकी ईगो जो अहम लेके आया होता है सिस्टम में, वो उसको एग्जिट चाहिए होता है, रिस्पेक्टफुल एग्जिट, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने दिखाना है। अभी वो आज बोल रहे थे, मैंने रात का भी उनका कोई इंटरव्यू देखा, मैंने फोन नहीं किया, ईरान ने फोन किया। वो मैं बहुत लेके आता हूँ, देश को नहीं लेके आता। तो उसको एग्जिट चाहिए, ऑनरेबल एग्जिट, की दुनिया बोले हाँ जी ईरान हार गया, अमेरिका जीत गया, ट्रम्प जीत गया। ये बड़ा जरूरी है यहाँ पे। मुझे ऐसा कोई भी ऑनरेबल रिस्पेक्टफुल एग्जिट ट्रम्प के लिए नहीं दिखता, ठीक है। और मैं 10 दिन में बॉम्ब मार दूंगा, मैं 5 दिन में मार दूंगा, लास्ट ट्वीट और लास्ट की 2 ट्वीट अगर आप उनकी पढ़ोगे, जो वो अपना ट्रुथ सोशल हैंडल यूज करते हैं, बहुत ही अजीब थी। एक ट्वीट में गालियां लिखी थी, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका गालियां लिख रहा है, उस ट्वीट पे। एंड दूसरी ट्वीट थी, सिविलाइजेशन को एंड कर देंगे। मतलब उसने यूज तो नहीं किया वर्ड न्यूक्लियर बॉम्ब का, बट सिविलाइजेशन एंड तो और किसी तरह से होती ही नहीं। ये 2 ट्वीट इतनी बड़ी धमकी दिखाते थे कि रात को ये हो जाएगा। आज सुबह के जो इंडिया के 8 बजते हैं, वो उनका टाइम था धमकी का, ठीक है। और वो इसीलिए बनाया गया था कि कोई तो मुझे एग्जिट दे दो भाई, ठीक है। अब कोई एग्जिट कैसे देगा? ठीक है, कोई समझदार कंट्री तो आएगा नहीं। ये ईरान के पास एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, सप्लाई है 20% वर्ल्ड की गैस की, एनर्जी की वहां से होती है, बहुत बड़ा सोर्स है। तो ऐसे में अमेरिका ने ऑलरेडी एक पपेट कंट्री क्रिएट किया हुआ है पाकिस्तान में। तो ऐसा देश चाहिए जिसकी अपनी भी इज्जत नहीं है, उसको बोलो खड़े हो जाए तो खड़े हो जाए, बैठ जाए तो बैठ जाए। ऐसा कोई कंट्री क्रिएट करो
और एक थोड़ा-सा नैरेटिव बनाओ कि हमें एग्ज़िट मिल गई, तो वो उस तरह से वो लेके अभी उन्होंने बीच में उनसे वो ट्वीट करवाया, जो ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी होगा। लेकिन ये कोई शर्तों के ऊपर अभी ये डिस्कशन ज़रूर होगी, लेकिन ये बिल्कुल रिस्पेक्टफुल एग्ज़िट नहीं है। ये बहुत ही बोलूँगा कि दिस विल चेंज द ये आने वाले समय में जो अभी इलेक्शन होते हैं ना बीच-बीच में अमेरिका में, मिड उसमें इनकी टर्म। पावर है। मिड टर्म जो होंगे उसमें ट्रम्प की पावर कम हो जाएगी। आप लिख के ले लीजिए। ये रिज़ल्ट आने वाला है इसका। लेकिन ये जो अगर पाकिस्तान के कहने पर इन्होंने सीज़ फायर कर लिया, अब तो ये जो ट्वीट था, ये तो साफ दिख रहा है सर कि ड्राफ्ट भेजा गया पाकिस्तान के पीएम को एक्स पर डालने के लिए। और वो इतना उतावला सो बावला है शहबाज कि कहीं पे खड़ा होने के लिए, कहीं ट्रम्प तो खड़े हो जाते हैं, बुलाए तो आ जाता है। उसने आव देखा ना था, वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो सीधा ही चेप दिया और उसके बाद फिर इसको हुँ, दुरुस्त भी किया। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भाई तू मेरी इज्जत रख ले, तू ये मुझको ऑफर कर, फिर मैं ऐसा कहूंगा और फिर हम सोचेंगे कि सीज फायर हो गया। यही खेल हुआ होगा। आप देखो अंजू जी, ये इतना हास्यास्पद है कि ड्राफ्ट में ऊपर लिखा है पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। मतलब एक तो ड्राफ्ट लीक होना होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऑफिसेज में भी जो आम तौर पे जितने भी प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री होते हैं उनकी ट्वीट भी कोई ना कोई स्टाफ करता ही होगा मैनेज। तो जी। आपका अपना ट्वीट का ड्राफ्ट लीक हो जाए तो समझ लगती है, चलो बोल सकते हैं कि किसी ने क्लरिकल एरर किया है। ये तो ट्वीट आपको अमेरिका ने बना के दिया, क्योंकि आपका अपना स्टाफ थोड़ी लिखेगा पाकिस्तान पीएम्स मैसेज ऑन एक्स। वो लिखेगा पीएम्स मैसेज ऑन एक्स, राइट? वो तो अपने पीएम की बात करेगा। तो ये सिर्फ ड्राफ्ट लीक नहीं हुआ, ये भी समझ लग गई कि ये ड्राफ्ट किसी दूसरी कंट्री ने भेजा था, कि वो ऐसे था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम, राइट? और ये तो देखिए, ये तो नेता क्या ही है, शहबाज शरीफ तो ये अपने घर में भी पपेट है, क्योंकि नेता तो मुनीर है, ठीक है? वहां पे कभी डेमोक्रेसी होती नहीं। पाकिस्तान में इतिहास रहा है कि आज तक किसी भी सरकार ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, आप चेक कर लीजिए, वो रिकॉर्ड पे है। तो वो आर्मी ही रूल करती है, तो ये वैसे भी पपेट है अपने पाकिस्तान में। और ये जिस तरह से जाके प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने डांस करते हैं, या जिस तरह से उनको अपनी चीजें, जैसे कोई सेल्समैन ला के अपने रेयर अर्थ दिखा रहा होता है, इस तरह से करते हैं। ये इतनी मौकरी बन रही है इस देश की। और ये ट्वीट से क्लियर हो गया जो मैंने आपको अभी बताया। अब अमेरिका को एग्जिट चाहिए। अमेरिका ने रात को बोला हुआ, चल भाई ये ट्वीट तेरे को भेज रहा हूँ, सुबह इतने बजे कर देना शाद से टाइम पे। एंड और वो जैसे किसी बॉस का मैसेज आता है और आप कई बार फोन पे ही खड़े हो जाते हैं, जबकि बॉस तो आपको देख नहीं रहा होता, वो तो फोन आया होता है। उस तरह से ये जंप किया होगा अपनी सीट से और टक करके बटन दबा दिया। फिर किसने बोला होगा, सर ये क्या बेवकूफी किए हो आप, ड्राफ्ट तो लाइन डिलीट कर देते हैं। तो ये तो मतलब पूरे देश। और देखिए, मैंने भी इस पे ट्वीट किया है, कहाँ ये एक मास्टर स्ट्रोक होता अगर डिप्लोमेटिकली इसको हाइड करते, कि देखो वर्ल्ड क्लास मीडिएशन, हम्म। उसके उसका ये उतना ही उल्टा फ्लॉप शो बन के हमारे सामने आ गया है। तो ये अमेरिका की ट्वीट है, इनको दी गई है, इनका बुरा हाल है, इन्होंने ईरान को भी बिट्रे कर दिया है, ठीक है? ओआईसी के भी सब बंदों को बिट्रे कर दिया है। आपने देखा होगा यूएई, सऊदी अरेबिया, सब ने पैसे वापस मांग लिए। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, $30 ट्रिलियन की प्लस की इकोनॉमी है यूएसए की, ठीक है? और कहाँ $30 ट्रिलियन, कहाँ $400 बिलियन का पाकिस्तान। आपको ये मीडिएशन का लेवल दिखता है? ये नौकर का भी लेवल नहीं है जिस तरह के आप रख। तो मीडिएशन का लेवल होता है कि कोई कंट्री, अगर ये फ्रांस कर रहा होता, ये यूके कर रहा होता, क्योंकि मैं वर्ल्ड पावर्स की बात करता हूँ, वर्ल्ड पावर्स में अब जैसे ही बाहर आते हो, अगर ये हिंदुस्तान कर रहा होता, तो दुनिया में क्रेडिबिलिटी आती है, यार क्या कंट्री इसके अंदर घुसी है बात करने के लिए। तो पाकिस्तान अमेरिका की मीडिएशन कर रहा है, ये प्रैक्टिकल वैसे भी दिखता ही नहीं है, लोग हंस ही रहे हैं। तो उसने एक पालतू पाला है कि जब भी, और वो भी इसको यूज कर रहा है। ट्रम्प ने तो बोला ही हुआ है ना, वो किसी पे विश्वास नहीं करता, वो भी इसको यूज कर रहा है। और ये पपेट की तरह पीछे जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा एपिसोड हास्यास्पद हो गया है, और पूरा वर्ल्ड इन पे हंस रहा है। और ट्वीट के बाद तो मैं बोलता हूँ बहुत किरकिरी हो गई है इनकी। कोई रोल नहीं है पाकिस्तान का, अमेरिका की अपनी ही ट्वीट है, पाकिस्तान के हैंडल से आई है। भाई फ्री लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो करवाए जा रहे थे मुल्ला मुनीर को, किसी दिन तो काम आने थे ना।
तो ये आज उन्होंने उसका फायदा उठा लिया। लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है, जो पाकिस्तान प्रेमी है, उनको देखो, जयराम रमेश लिखता है कि अरे पीएम मोदी ने बड़ी गलती कर दी थी जब वो इस युद्ध से 2 दिन पहले इसराइल चले गए थे, पाकिस्तान करवा रहा है मीडिएशन। मतलब उनको ही इसमें बड़ा भरोसा हो रहा है। पूरी दुनिया जानती कि पाकिस्तान की क्या भूमिका रही होगी इस सीज फायर में, लेकिन हमारे देश के विपक्ष को नजर नहीं आ रहा। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट, आपने पूछा अंजू जी। ये मेन मुद्दा है हमारे लिए कि पाकिस्तान तो अमेरिका का पपेट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी औकात के सामने वो कुछ है भी नहीं। ये जो ये जो .5, जिसको लेट रिस्पेक्टेड लेट जनरल रावत साहब ने बोला था, जो हमारा दुश्मन है, .5 हमारे ही देश में पैरासाइट्स जो है, चाइना पाकिस्तान को तो हम निपट लेंगे, इनको निपटना मुश्किल होता है। ये जो बता रहे हैं कि हमने, मोदी जी ने वो मौका छोड़ दिया, वी आर लकी दैट वी हैव, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आप देखिए, उनका ट्रम्प से पर्सनल काफी क्लोज रिलेशनशिप है, जो वो काफी एस्टेब्लिश करते हैं हर मुल्क के, हर देश के लीडर के साथ। लेकिन जैसे ही उनको ये लगा कि इस टेन्योर में वो कुछ अजीब सा कर रहे हैं, आपको ये याद होगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बाहर आना शुरू हुआ, जब उन्होंने चौधरी बन के खुद ट्वीट करने की कोशिश की, मैं पहले जंप द गन कर लेता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया का चौधरी मैं ही हूँ, ट्रम्प को ऐसा लगता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने उसके बाद से ट्रम्प के साथ कोई मुलाकात नहीं की है। कितने मौकों में उन्होंने उनको वापस, G7 में इनवाइटेड थे कनाडा में, उन्होंने बोला कि आके रुकते जाइए, वहां पे भी उन्होंने मना कर दिया, वो यहाँ आए। और काफी जगह पे उन्होंने एक आर्म्स डिस्टेंस मेंटेन किया है। ऐसा डिस्टेंस मेंटेन किया है अंजू जी, जहां से इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की डिप्लोमेसी पे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, जो इनको अपना काम निकलवाना है भारत के लिए वो निकलवा रहे हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे उस एंगेजमेंट को रिस्ट्रिक्टेड रखा है, क्योंकि ये पाकिस्तान से जो करवा रहा है ट्रम्प, ये भारत से करवाने की कोशिश करता, और मोदी जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ट्रेड डील भी वो बड़ा, यही जयराम रमेश लिख लिख के देता था, जैसे ये ट्वीट है, जैसे ये ट्रम्प ने लिख के दिए ना शहबाज शरीफ को, वैसे जयराम रमेश राहुल गांधी को लिख के देता है रोज। ये बड़ा लिख के देता था कि वो जो ट्रेड डील पे देखो घुटने टेक के आएंगे, तब तक साइन नहीं करी हिंदुस्तान ने, जब तक सारे हमारे मुद्दे नहीं माने। फार्मर्स के इशू बाहर हुए, डेयरी के इश्यूज बाहर हुए, फिशरमैन के इशू बाहर हुए, जब तक वो नहीं, उन्होंने साइन नहीं करी। तो वी आर लकी कि प्रधानमंत्री मोदी हैं सीट पे, तो वो इन चीजों से काम डिस्टेंस बना के बैठे हैं। देश की गरिमा मीडिएशन ब्रोकर बनने से नहीं होती है। ठीक है, वो कभी कभी कुछ देश को स्टेप इन करना पड़ता है, अगर उनको बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जाता है कि यही सॉल्व कर सकते हैं, तो उसकी गरिमा बढ़ती है कि आपकी पोजीशन कैसी है। इस क्राइसिस में हिंदुस्तान में ना तो ऑयल की प्रॉब्लम आ रही है, ना गैस की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ना ही हमारे कभी वो रेट बढ़े हैं, इकोनॉमी हमारी नंबर 1 है। ठीक है, पूरी दुनिया की मार्केट्स गिरी हैं, हमारी भी 10% करेक्ट हुई थी, वो वापिस आ रही है। ठीक है, रुपया गिरा, बाकी करेंसीज वर्ल्ड की हमारे रुपए से ज्यादा गिर रही है, उनके मुकाबले रुपया कम जो था वो स्ट्रांग हो रहा है। और अगर आप कंपैरिजन करोगे तो हम जिस पोजीशन पे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जयराम रमेश एक रुल्दू पार्टी के प्रवक्ता हैं आज की डेट में, जो पिछले 12 साल से रो रही है और वो एक गैंग है रोने वाला, जो अंजू जी मुझे लगता है उनकी बाकी की जिंदगी रोते हुए बीतेगी, क्योंकि मुझे ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनलिज्म का जो सरकार की जो गठन है, मुझे ये लगता नहीं अगले 20-25 साल कहीं जाने वाली है। तो उनको रोना पड़ेगा अभी रोज। रो रहे हैं, रोज रो रहे हैं। अभी तो उनके वो पवन खेड़ा भी रो रहे हैं, जब से असम की पुलिस आई थी, पता नहीं कहाँ अंडरग्राउंड हो गए डर के मारे। लेकिन एक चीज और है कि जो समझौता हुआ इसके बाद ये ट्रंप ने एक नया ट्वीट किया जिसमें उसने कहा कि चाइना ने भी ये सीज फायर पर पहुंचने में मदद की है। ये आउट ऑफ ब्लू चाइना कहाँ से बीच में आ गया? और उस ट्वीट में मुनीर का या शहबाज का नाम नहीं है, पाकिस्तान का जिक्र नहीं, चाइना का है। तो चाइना के साथ कौन सा समीकरण साधना चाह रहे हैं इस बहाने डोनाल्ड ट्रंप? तो ये ट्वीट थोड़ी क्रिप्टिक है, ये बहुत देखिए इक्वेशन बड़ी अजीब सी है। चाइना और अमेरिका ही सबसे बड़े दुश्मन है इस वक्त दुनिया में। पाकिस्तान को दोनों यूज कर रहे हैं और पाकिस्तान क्लेम करता है दोनों के साथ है। ठीक है,
मैं इसमें इंडिया का भी रोल मानता हूँ, शायद वो इंडिकेशन हमको भी देना चाहते हैं थोड़ी सी, क्योंकि चाइना का नाम लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारा नाम आता ही है। लेकिन चाइना भी अमेरिका की तरह ही है, वो किसी देश को ट्रस्ट नहीं करता, ना वो ट्रस्टवर्दी है ना अमेरिका ट्रस्टवर्दी है। आपस में दोनों की सबसे ज्यादा लगती है, लड़ाई इन दोनों की ही है, बीच में पूरी दुनिया उलझती रहती है। अब उन्होंने इसको लेके आया है, थोड़ा सा बैलेंस होने की कोशिश हो रही है। चाइना भी बहुत खुश नहीं है पाकिस्तान की अमेरिका से क्लोजनेस जो वो दिखाना चाहता है, लेकिन पता उनको भी है कि वो एक पपेट की तरह सिर्फ यूज कर रहा है। तो ये तो थोड़ी सी क्रिप्टिक मैं बोलूंगा ये पोस्ट है, पर है इसमें ज्यादा सच्चाई जो पिछली पाकिस्तान की पोस्ट में थी। क्योंकि चाइना अंडर टेबल आई थिंक मेरे को लगता है कि ज्यादा रोल प्ले किया होगा इस के लिए कि आप अभी इस लड़ाई को आगे मत लेके जाइए, क्योंकि क्रूड की प्रॉब्लम से पूरा नेटो, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो अमेरिका से बहुत नाखुश है। और एनर्जी क्राइसिस जो है वो वर्ल्ड की क्राइसिस बनते जा रहे हैं, महंगा मिलने लग गया। तो आई थिंक रास्ता तो वो ढूंढ ही रहा है, अमेरिका एग्जिट ढूंढ रहा है कब से, कि ये खत्म मेरे से हुई नहीं, अब मैं जल्दी से निकलूं। हर रोज $1 बिलियन लग रहा था उनका, ठीक है। और वो सेनेट से पेंटागन ज्यादा पैसे मांग रहा था अभी, और उसको भी पता है इंटरनल मिड टर्म इलेक्शंस अब मैं हारने शुरू कर दूंगा। तो उसको एग्जिट चाहिए। मेरे को लगता है चाइना ने कोई अंडरग्राउंड रोल प्ले किया होगा इस मैसेज को देने के लिए। पाकिस्तान वाला तो बिल्कुल ही हास्यास्पद है, वो तो अमेरिका की खुद की ट्वीट है बस, जैसे डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया जाता है कि इसको कर दो, वो वो वाला वो सिस्टम था। बट चाइना की ट्वीट क्रिप्टिक है, आई एम श्योर उस पर थोड़ा सा और चर्चा हो सकती है। लेकिन अनूप सर, एक चीज ये है कि वेनेजुएला पर कब्जा किया अमेरिका ने, सबक किसको सिखाना चाहते थे? रशिया और चाइना को। वहां से वही तेल ले हम्म, रहा था चाइना। फिर हम्म, ईरान पर जो कुछ कार्रवाई की गई उसमें एक तो ये था कि इसराइल को खतरा है उससे, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, उसने इतना सारा यूरेनियम जो है एनरिच कर लिया है। लेकिन वहां से भी तेल सबसे ज्यादा किसको जाता था? चाइना को। तो चाइना को ठिकाने लगाने के लिए एक तरह से ईरान के साथ ये सब कुछ किया गया। और अब उसी चाइना की मदद से ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प कि हम सीज फायर पर पहुंचे। आप कर क्या रहे हो? आपने तो अपना पूरा जोकर बना लिया पूरी दुनिया के सामने। आप तो वर्ल्ड पावर थे और आज आप गिड़गिड़ा रहे हो कि फलाने ने मेरा सीज फायर कर, धमकाने ने। तुम तो पावरफुल हो, बना देते उसको स्टोन एज, देख लेती पूरी दुनिया की कितनी ताकत है तुम में। तो कहां जाकर डोनाल्ड ट्रम्प को एहसास हुआ कि भाई अब मेरे बस का नहीं है? देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार बहुत चीजें मिसमैनेज करी हैं। अगर आप उसकी ये छोटा सा ही टेन्योर हुआ है लेकिन काफी चीजें मिसमैनेज करी हैं। अब देखिए हमारे पे भी 25% टैरिफ लगाया था, ये बोल के कि रशिया का ऑयल नहीं लेना, उसी नाम पे, ठीक है। और जब ये क्राइसिस हुए, तब उस क्राइसिस में उसने हमें ही बोला कि रशियन ऑयल ऑयल को रिफाइन करके मार्केट में पहुंचाओ, ठीक है। और सबसे पहले एम्बार्गो उससे हटाया, रशियन ऑयल से ही, क्योंकि वो अवेलेबल था। फिर ईरान के ऑयल से भी हटाया, ईरान के ऑयल से भी हटाया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने कान ऐसे घूम के पकड़ रहे हैं और मजाक बना रहे हैं अपना। और देखिए इनका पहला टर्म बड़ा सेंसिबल था, दूसरा टर्म इतना हैफाजर्ड है, और ये इतना, वो बोलते हैं ना, मी माई सेल्फ आयरीन वाला है, कि सिर्फ मैं ही हूँ। वो इतना खराब हो गया है वो टेन्योर की, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इम्पीच ना हो जाए अमेरिका में। क्योंकि इनका कोई भी पॉलिसी, और जो ये अंजू जी हिट हुआ है ना इसका वॉर का कॉस्ट, वो छोड़ने वाले नहीं है ऑपोजिशन, इनको वो पे करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी उसका रिपल इफेक्ट भी आएगा। और आपका मेन ओपोनेंट था चाइना रशिया, ठीक है। आपने रशिया के थ्रू चाइना को टारगेट करना शुरू किया, फिर देखा नहीं, फिर इंडिया बीच में आ रहा है, क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी तो देखेगा ही, जहां सस्ता मिलता है, फिर इंडिया को टारगेट किया। फिर सेम रशियन ऑयल को बोला यार इसको रिफाइन कर दो, वी आर टेकिंग, वो भी ट्वीट है अमेरिका की, वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ आवर फ्रेंड्स इन इंडिया, वो रिफाइन करने के लिए, कि जब ये वॉर शुरू हुई कि रशिया का ऑयल जल्दी से रिफाइन करके मार्केट में भेजो, ठीक है। फिर अब बोल रहा है चाइना की हेल्प ले रहा हूँ। अल्टीमेट तो एम तुम्हारा यही आदमी था, भाई हम्म। तुम करना क्या चाहते हो? और ये क्या, और आप ये ही सिर्फ चीजें नहीं है अंजू जी, जैसे इन्होंने व्हाइट हाउस में डेलीगेट्स को, दूसरे हेड ऑफ स्टेट्स को बुला के जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है ट्रम्प ने, जिस तरह की भाषा का उपयोग उसने, ये वर्ल्ड की वॉर्स बोला मैंने रुकवा दी, जैसे दुनिया यही चला रहे हैं, यू नो, ये सबसे बड़े भगवान
इलेक्ट होके आए हैं, जिस तरह से इनका ये टेन्योर गया ये बहुत ही अजीब लगा मुझे। और ये बिल्कुल वैसा नहीं था। ट्रम्प 1.0 और ट्रम्प 2.0 बिल्कुल 180 डिग्री अपार्ट है। ये किधर था किधर है, कोई आइडियोलॉजी उससे मैच नहीं करती। और लेकिन आप ये भी देखो ना, टेरर, ये इस्लामिक टेरर के ऊपर बहुत बोलते थे पहले, ठीक है। दो कंट्रीज इस्लामिक टेरर में बहुत माहिर है, ईरान और पाकिस्तान। ईरान ने कराया सारा हिजबुल्लाह और वो जो हौथीज है, ठीक है। और पाकिस्तान में तो लिस्ट है ना, उसमें तो आपकी कम से कम 100 टेरर ऑर्गेनाइजेशन वहां से निकली हैं। तो पाकिस्तान के साथ ही अभी ये काम कर रहे हैं। तो क्या उसके ऊपर भी इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं बची? तो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, मुझे बिल्कुल कंफ्यूज प्रेसिडेंट लग रहे हैं इस वक्त। और एक आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में कितने आतंकवादी संगठन है, अभी यूएस की कांग्रेस ने एक लिस्ट भारत को थमाई है कि ये सारे आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान के जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट में वो सीआईए के एजेंट मैथ्यू को भेज देते हैं। और अब मैथ्यू की बात मैं आपसे करूंगी, लेकिन पहले मुझे समझाइए कि तेहरान में तो जश्न मनता रहा पूरी रात, भाई देखिए हमने वॉर जीत ली अमेरिका के खिलाफ। उनका जो जज्बा है सर, उनकी जिंदगी तो मरने के बाद ही शुरू होती है ना। वो तो कहते हम तो आखिर तक भी नहीं बचेंगे, तो भी मारते रहेंगे इनको। लेकिन अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं देखिए दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है, विश्व शांति के लिए। अभी तक 8 जंगें तो इन्होंने खुद रुकवाई थी, अपनी जंग खुद क्यों नहीं रुकवा पाए? अगर वो शांति के इतने बड़े दूत है, तो अब दोनों में विरोधाभास है। आपने जिस काम के लिए ये युद्ध शुरू किया वो तो पूरा हुआ ही नहीं, अब आप शांति के दूत बन गए। अब आप हो सकता है 2-4 लोगों से फिर कहलवा दें कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। अंजू जी, एक तो जैसे मैंने आपको बोला, ये इन्होंने शर्तें भेजी हैं, युद्ध रुकवा दिया। ये कुछ अभी बातचीत होगी, कुछ दिन चलेगा, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि ये लड़ाई ना रुकेगी नहीं। इसमें ट्रम्प को ये पता है कि जो उनकी इंसल्ट हुई है वर्ल्ड में, वो उसको कभी, वो ऐसा आदमी नहीं है कि शांत बैठे। एक तो लॉन्ग टर्म में ईरान में रेजिम चेंज पक्का होगा। अब ये ऐसी प्रॉक्सी चलाएंगे जिससे कि वो सक्सेस मिले, ताकि वो लॉन्ग टर्म जाने से पहले मैसेज छोड़ के जाए, देखिए मैंने रेजिम चेंज कर दिया। एक तो ये पॉइंट आपको लेके चलना होगा। दूसरा, इसराइल की जीत हुई है इस लड़ाई में। इसराइल का जो पर्पस था वो इतना ही था कि ईरान की ताकत को रोकना। ईरान की डैमेज तो बहुत हुई है, ठीक है, नैरेटिव वॉर जीता होगा, लेकिन मिलिटरीली बहुत नुकसान हुआ, इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हुआ। और इसराइल की भी जीत हुई है। एक मैं आपको और चीज आपके शो पे बता देता हूँ कि ये जो कुछ इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनके ऊपर रिलायबिलिटी वर्ल्ड की नहीं है, और दे डोंट वांट देम कि उनके पास अच्छे हथियार कभी आए, उस लिस्ट में अगला नाम पाकिस्तान का है। कुछ सालों के बाद ये इसके साथ होने वाला है। अमेरिका पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है। इसराइल के भी टारगेट में वो है, अमेरिका के भी टारगेट में वो है। ये पपेट्स तो थोड़ा सा डांस कर रहे हैं उसके ऊपर, तो ये अपने आप को बचा रहे हैं। लेकिन ये हाल पाकिस्तान का भी होगा, और पाकिस्तान का तो और भी बुरा हाल होगा, क्योंकि वित्तीय हालत होती है ना जो कंट्री की, वो सब कुछ डिसाइड करती है। इनके तो ये हालत है कि इनके 3-3 बिलियन डॉलर के जो हैं लोन, इनको इंस्टॉलमेंट्स में वापस करने पड़ते हैं। इतने फटे हाल कंट्री है ये। और हमारे तो देश में जैसे एक आईपीएल की टीम 1.5-2 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। मतलब इतना खर्चा तो यहाँ के इंडस्ट्रीज की बेटों की शादियों पे लग रहा है, ठीक है। तो अगला नंबर इस कैटेगरी में पाकिस्तान का होगा। आज हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, ये भी एक पॉइंट आएगा, और जो अनफिनिश स्टोरी है आज की डेट में। और वैसे भी डॉलर पर तो बिक जाता है ना पाकिस्तान। अभी जो ट्वीट किया होगा इसने, शहबाज ने, पता नहीं कितने डॉलर ले लिए होंगे, आईएमएफ से कोई और लोन दिला दो, या सऊदी सऊदी जो हमसे हमारा लोन वापस मांग रहा है प्लीज उसको पे कर दो। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर डिबेट क्या होती है, अरे वो तो दे ही देगा वो यूएई वाला या अमेरिका वाला, हम थोड़े देंगे अपने पल्ले से। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वहां के लोग। तो अच्छा ये समझाइए कि ये जो कंट्री थे मिडिल ईस्ट के, उनका इन समझौते से क्या होगा? वो तो पहले जब भी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं वॉर रोकना चाहता हूं या कुछ समझौते पर पहुंच रहे हैं, उन सब ने एक सुर में कहा था कि नहीं नहीं, ईरान को इस हालत में छोड़ना उनके लिए और ज्यादा खतरनाक होगा, घातक होगा। तो अब जिस तरह से सीज फायर हुआ है, क्या ये एक्सेप्टेबल होगा इन मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के लिए? उनके सिर पर तो बैठे रह गया ईरान। लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात कर रहे हो आप, वो आएंगे। एक तो पोल इसकी भी खुल गई है, ओआईसी की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज नाम की कोई चीज नहीं है।
ठीक है। जब तक तेल निकल रहा है तो दुनिया चल रही है, और जैसे जैसे तेल पे डिपेंडेबिलिटी कम होगी, हमारी जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी के रूट्स खुल रहे हैं बहुत तेजी से, सोलर में भारत बहुत आगे जा रहा है, तो जैसे जैसे खुल रहे हैं इनकी, एक तो पोल वो खुलेगी, कोई ओआईसी नाम की चीज नहीं है। 12 गल्फ इस्लामिक कंट्रीज पे आपस में इन्होंने बम मारे हैं, ठीक है। आपस में इनका कुछ लेना देना नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इसका यूज कम कैसे हो इसके ऊपर सारी दुनिया काम करेगी, क्योंकि कल को आपका, अब ईरान की जो आदत है, जैसे हाउथीज क्रिएट करे, हेजबोला क्रिएट किया, वो तो एक दिन में जाने वाला नहीं है, तो लोग वो डिपेंडेबिलिटी कम करेंगे। नंबर टू। नंबर थ्री, गल्फ नेशंस जो है ना, ये अमेरिका से ही हथियार खरीदेंगे, तो वो भी एक उनका एक पर्पस सॉल्व होगा। और अमेरिका ऐसी चीजें बहुत करता है साइड में, शायद वो फैसिलिटेट कर रहा हो बीच बीच में, ठीक है भाई इनकी डिपेंडेबिलिटी मेरे पे बढ़ेगी, हथियार तो मेरे से खरीदने आएंगे, वो बढ़ेगी, ठीक है। और और वो अपना जो डेटरेंस है, एयर डिफेंस है, वो अब तैयार करेंगे, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में ये सब चीजें होने वाली हैं। अमेरिका के हथियार बिकेंगे, एयर डिफेंस ये जो है आपस में स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपस में इनकी जो ट्रस्ट फैक्टर है वो और गिर जाएगी, एक दूसरे पे अब ये कोई विश्वास नहीं करने वाले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो हमारा जो व्यापार चल रहा है एनर्जी का, वो कम होगा, क्योंकि दुनिया बोलेगी मुझे यहाँ से डिपेंडेबिलिटी रखनी ही नहीं है, ठीक है, वो कम होगा। लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट मैं बोल रहा हूँ, और ये ईरान निपट गया, जो मैंने आपको लॉन्ग टर्म बोला। पाकिस्तान भी एक टेररिस्ट कंट्री है, उसके पास भी न्यूक है। जहां जहां इस्लामिक, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म होता है, वहां पे ऐसी हथियार का ज्यादा देर रहना अब विश्व के लिए शांति के अगेंस्ट है, तो वो उसका भी एक इलाज होगा। और मैं आपको एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट बताता हूँ। ये सब तो ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर, यूनाइटेड नेशंस बहुत जल्दी मेरे हिसाब से करेक्ट होने वाला है, ये नहीं बचेगा, ठीक है। जो भी डिस्कशन अभी जा रही थी यूनाइटेड नेशंस में, उसे या चीन वीटो कर दे रहा था या रशिया वीटो कर दे रहा था, तो वो नहीं होगी, क्योंकि ये सिस्टम अब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अच्छा वो भी एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट। सर, एक चीज और है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल लगाया जाएगा, और अमेरिका तो ये दावा करे कि वहां से बहुत पैसा आएगा, ट्रम्प तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा होने वाला है। ये क्या खेल है? अभी तो उस पर ईरान का आधिपत्य रहेगा रहेगा ना, कब्जा तो रहेगा रहेगा ना, पर ये टोल कहां से आ गया? नहीं, ईरान का अकेले का नहीं है, वो अमेरिका को सूझ रहा है कि मैं भी कमा लूं। वही मैंने आपको बोला कि वर्ल्ड की 20% एनर्जी वहां से निकलती है, ठीक है, और उसी के नीचे आपका रेड सी है, वहां से भी निकल सकती है, तो उस पे डिपेंडेबिलिटी कम होगी। अब टोल अकेला ईरान लगाएगा तो और जल्दी कम होगी वो डिपेंडेबिलिटी, ठीक है। फ्रेंडली नेशंस पे छोड़ेगा, किस पे लगाएगा, तो मुझे ना वो वाला पॉइंट इतना कुछ ईरान का स्ट्रांग नहीं दिखा, क्योंकि पीपल, व्हाई विल पीपल पे दैट टोल, तो जिसपे वो बोल रहा है कि $1 मिलियन या ऐसे $10 मिलियन कुछ लगाएंगे, जो भी उन्होंने बताया है। तो मेरे को लगता नहीं ये फिजिबल आइडिया है, क्योंकि उसका अगर तेल ही लोगों ने लेना बंद कर दिया, तो उसको पहले भी उसके ऊपर बैन लगे हुए थे, और जब आप बैन लगा देते हो तो फिर वो आपकी सप्लाई वैसे भी बिकती नहीं। टोल से ज्यादा तो तेल की कीमत ही है ना जो उसको पैसा देती है। तो वो ईरान चाहेगा कि उसका तेल आराम से बिके, रादर देन कि वो एक टोल टैक्स लगा दे। उसकी कार बिकनी चाहिए, कार पास होने के लिए तो ₹100 की बैरियर लगती है ना बस। उसकी कार ही नहीं बिकेगी तो वो क्या जाए, तो उसका तेल ही नहीं बिकेगा, तो तेल के जहाजों पे टोल लगा के क्या करेगा? मुझे नहीं लगता ये वायबल आइडिया है। और वैसे भी ये 20% का इक्वेशन बदलेगा। अब दुनिया वहां से आता हुआ तेल नहीं खरीदेगी, वहां से खरीदेगी जहां इंडिपेंडेंटली मिलता है। और बड़े रिसोर्सेज है, वेनेजुएला खुलने वाला है, रशिया भी बहुत अच्छा रिसोर्स है, मैक्सिको प्रोड्यूस करता है, अर्जेंटीना प्रोड्यूस करता है। और आप एक चीज और ध्यान से पढ़िए, आपने शायद मिस किया, हिंदुस्तान ने $20 बिलियन जो है साइट पे करे हैं, जो जो हम लोग अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन को लेके, फ्यूल को, इन दैट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एरिया एंड बॉम्बे हाई, ऑल दैट। हम इसको बढ़ाने वाले हैं बहुत बुरी तरह से। देखिए भारत की ये रजिम, ये जयराम रमेश वेश को छोड़िए, इनको कोई नहीं पूछता है। ये अपने सोसाइटी के इलेक्शन नहीं जीतेंगे, अगर इलेक्शन लड़ गए तो इनकी कोई औकात नहीं है।
हमारी रेजिम बहुत जबरदस्त है। इसी मौके जहां पे आपदा आती है ना, उसको अवसर बना देती है। अब इन लोगों ने $20 बिलियन वहां पे रखे हैं ताकि हम एक्सट्रैक्शन पे ध्यान देते हैं, प्लस सोलर और दूसरे ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा काम चल ही रहा है। तो मुझे लगता है इंडिया अपनी डिपेंडेबिलिटी कम कर देगा। इंडिया और चाइना डिपेंडेबिलिटी कम कर देंगे तो वर्ल्ड की डिमांड ही कम होगी। दो ही कंट्रीज है जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। सर, लेकिन ये आपको लगता है कि जो यूरेनियम था ईरान के पास या न्यूक वेपन बनाने की कगार पर था, वो सब खत्म हो गया? मतलब वो बम जो मारे गए थे अमेरिका की तरफ से, उसमें वो सब निबट गया या अभी वो खतरा बना हुआ है? क्या लगता है, कुछ इस तरफ अमेरिका ने कुछ सच में किया होगा? देखिए, उन्होंने किया है। उन्होंने उसकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को बहुत डैमेज किया है। ये नंबर वन। नंबर टू, अंजू जी, ये बिल्कुल गलत है कि उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो गई। मुझे लगता नहीं, ये कैपेबिलिटी अभी बहुत टफ है आज की डेट में। ये एक डिसीजन, ये एक डॉक्ट्राइन का मुद्दा है, ये एक आपके वॉर प्लान का मुद्दा है, ये आपकी नेशनल स्ट्रेटजी का मुद्दा है। जो कंट्री इसको बनाना चाहेगी बहुत जल्दी बना सकती है। और उनके पास यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट भी हैं और दोबारा भी बन सकते हैं, उनके पास ये है भी। ठीक है। तो और कैपेबिलिटी बंदे तो एग्जिस्ट करते ही हैं, मुझे ज्यादा लगता नहीं टफ है। वहां पे मैं मानता हूँ कि कैपेबिलिटी तो नहीं गई होगी, फैसिलिटीज चली गई होंगी। ठीक है। और आप प्रेशर बना सकते हो उनके ऊपर कि वो जो है दोबारा से ऐसी फैसिलिटी ना बनाए। कैपेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं गई होगी, बहुत जल्दी वो क्रिएट हो सकती है। तो कैपेबिलिटी तो अभी भी ईरान के पास है ही सर। ईरान में जैसे या, तेहरान में जश्न मनाया जा रहा था, वो तो कह रहे हैं हम तो जीत गए। और सर, हम्म, भारत हम्म। सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि लोग ईरान जल्द से जल्द छोड़ दें। अब जब सीज फायर हो गया है 10 दिन का, उस बीच में इस एडवाइजरी का क्या मतलब? क्या भारत सरकार को लग रहा है कि हालात और खराब हो सकते हैं 10 के बाद? मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि ट्रंप ने टाइम बाय किया है, हम्म। उसको एग्जिट नहीं मिला है। ठीक है। इस आदमी की ईगो के आगे ऑनरेबल एग्जिट मींस पीपल हैव टू राइट अमेरिका युद्ध जीत गया, ट्रंप जीत गया। अगर ये एग्जिट नहीं मिलता और नैरेटिव वॉर इतनी गंदी हो जाती है कि अभी तो हो ही रही है, आप मैं सब मान रहे हैं ईरान जीत गया, अगर ये नैरेटिव वॉर इसी तरह से चलती है और वो मिड टर्म इलेक्शन हारने के कगार पे आने लग जाता है और उसकी बहुत किरकिरी होती है कि भाई क्या करा के आए हो, अमेरिका की नाक कटा के आए हो, तो फिर वो उसको ठीक करना चाहेगा। फिर वो रेजिम चेंज किए बिना नहीं जाएगा। तो ये अभी एक छोटा सा लल पीरियड है मेरे हिसाब से। और आने वाले टाइम में पता चलेगा, अगर ये नैरेटिव नहीं सेट हुआ तो एक स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ अटैक हो सकती है, जिसमें मुझे लगता है कि वो नैरेटिव बनाना होगा कि मैं जीत गया। तो मेरे को लगता है ये बहुत समझदारी का काम किया है। अभी शांति है। इंडिया ने अपनी एडवाइजरी जारी की, काफी लोग जाते हैं ईरान में, कश्मीर से काफी लोग पढ़ने जाते हैं। मुझे नहीं पता क्या पढ़ते हैं वहां पे, लेकिन और ऐसा क्या है हिंदुस्तान में जो नहीं पढ़ सकते यहाँ पे और वहां जाना पड़ता है। लेकिन ठीक है, एडवाइजरी जारी की है और ये खत्म नहीं हुई तो एक चांस है 10-12 दिन के बाद। सर, क्योंकि अगर समझौते पर ही पहुंचना था तो ओमान के टाइम पहुंच जाते। और डोनाल्ड ट्रंप, आप सही कह रहे हैं कि वो तो चाहते हैं कि बड़ी बड़ी हेडलाइंस बने कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। और जीतते हुए तो दिख नहीं रहे हैं। कहाँ तो 48 घंटे में ईंट बजा दूंगा, कहाँ 40 दिन लग गए। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो सोच ही रहे होंगे। और सर, डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ओमान टॉक्स के दौरान भी 10 दिन का टाइम दिया था और ठोक दिया ईरान को। तो अभी भी खतरा बना हुआ है और शायद इसीलिए ईरान जो है उसने बहरीन में एक मिसाइल दागी है। तो पता नहीं ये समझौता कैसा हुआ, क्या हुआ, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन भारत में जिस तरह से सीआईए का एजेंट मैथ्यूज पकड़ा गया था सर, 6 यूक्रेन के लोगों के साथ, आप देखो उसकी कैसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लग रहा है अच्छे खासी ठुकाई हुई है। वो जो वीडियो है उसको जारी करने की टाइमिंग बहुत खतरनाक है। क्योंकि उसको देखो तो लग रहा है कि भाई साहब को अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया है एनआईए की तरफ से। वो क्या मैसेज देता है अमेरिका को? आप मुझे यही बता दीजिए अंजू जी, ऐसा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कब हुआ कि सीआईए एजेंट पकड़ा है और मीडिया में आ गया? हम्म। उसकी क्या हालत हुई है वो छोड़ दीजिए। आपको ये भारत के रेजिम का कुछ ताकत का एहसास दिलाता है कि बिल्कुल। सीआईए, हमने हमने कोई आईएसआई का गधा थोड़ी पकड़ा है, हमने सीआईए एजेंट पकड़ा। और हम ओपनली हमारी न्यूज में आ रहे हैं। तो
डिप्लोमेटिकली बैक एंड चैनल पे मैं नहीं बोल सकता कि इसका कैसे इस्तेमाल कर रहा होगा भारत, लेकिन ताकत प्रॉपर दिखा रहा है कि मीडिया में भी प्रॉपर वो न्यूज आई कि CIA एजेंट जो है वो हमारे पास है, ठीक है। और उसकी इंटेंशंस भी रिलीज करी, यूक्रेन के भी बंदे जो पकड़े बता दिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी थी कि अदरवाइज हमारे पास ऐसे कभी कोई चीज होती है तो बैक एंड चैनल पे अमेरिका जैसा देश, पहले जैसे भारत था, बैक एंड पे बात होती और सीधा का सीधा उसको भेज देते वापस, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं हिंदू अपना कांग्रेस के टाइम पे तो आपने पूरा भोपाल हमारा गैस कान में झोंक के वो एंडरसन को खुद छोड़ के आए थे हमारे भाई साहब, प्रधानमंत्री की जी खुद इन्वॉल्व थे, ठीक है, गांधी फैमिली से। तो ये तो हमारे देश के हालात थे किसी टाइम में, और अब हम कहाँ पहुंचे। तो फर्क बहुत है, मैसेजिंग बड़ी स्ट्रांग है। मैसेजिंग एक बार नहीं दी है हमने, इस बार अमेरिका को बहुत टाइम पे दिया है। अमेरिका वहां पे भी ट्रम्प ने मुक्की खाई थी कि ट्रेड डील, उसका वो जो मिनिस्टर है कितने गंदे गंदे बयान दे रहा था हमारे अगेंस्ट, वही आके बाद में बोलता है ग्रेट इंडिया, उसका फिर बाद में ऐसा ट्वीट आया। ना हमने उनकी टर्म्स पे ट्रेड डील साइन करी, ना हम उनको मिल रहे हैं उस तरह से। हमारी टर्म्स हमारी होंगी, ये हिंदुस्तान खुद डिसाइड करेगा कि हमें बिल्कुल। क्या करना है। अगर कोई आतंकवाद करेगा तो घर में भी घुस के मारेगा, हमारे साथ कोई न्यूक्लियर ब्लफ नहीं चलेगा। इतनी बड़ी बड़ी जो सच्चाइयां हैं वो हमने लाके सामने रखी हैं इस बार। तो मेरे को लगता है बड़ी खुशी है, हमने ऐसी सरकारें चुननी शुरू कर दी हैं जो जो बोलती हैं राष्ट्रहित सर्वोपरि। बिल्कुल सर, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, देश है, राष्ट्र है, तभी तो हम हैं। तो हम्म, इसीलिए राष्ट्र हमारे लिए सबसे सर्वप्रथम है, सब चीजें पीछे हैं, पहले राष्ट्र है और राष्ट्र की बात होनी चाहिए। और हम जब राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर अब हमारा विपक्ष किस तरह से रिएक्ट करता है वो हमने देखा है। आज तो छाती पीट रहे कि हाय देखिए क्या कर लिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जो करता है वो उनको अच्छा ही लगता है सर। लेकिन अब देखते हैं कि 10 दिन, ये जो 8-10 दिन का सीज फायर हुआ उसके बाद अमेरिका क्या करता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। पॉपुलैरिटी उनकी लगातार गिर रही है। मिड टर्म इलेक्शन जो होने वाले नवंबर में उसमें भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे चलकर ये पूरा मामला क्या करवट लेता है। लेकिन अनूप सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।